का दो बैलों की कथा चैप्टर पार्ट 2 में। अब तक हमने पार्ट में देखा कि किस प्रकार गधे को बुद्धिहीन जानवर कहा जाता है, भारतीयों की विदेशों में क्या दुर्दशा है या उनके प्रति विदेशों में रह रहे लोगों का क्या दृष्टिकोण है, बैलों को भी क्यों गधा कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जुगरी काची थे, उनके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। अत्यंत ही प्रेम था, भाईचारे की भावना थी, अपनापन था और मालिक के प्रति स्वामी भक्ति की भावना थी, उनके प्रति आदर था। पर मालिक ने जब उन्हें अपने ससुराल में गया के हाथों बेच दिया, तो मतलब गया के घर दे दिया किसी न किसी कारणवश, तो बैलों को ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्हें बेचा जा रहा है। इसके कारण वह अपने दुख के भावनाओं या शिकायती भाव को व्यक्त करते हैं और साथ ही साथ गया के साथ ना जाने के अनन्य प्रयास करते हैं, ना अत्यंत ही कठोर प्रयास करते हैं, परंतु इसमें सक्षम नहीं होते। जब उसके घर पहुंचते हैं तो रात में वह वहां से भाग जाते हैं और सुबह के समय अपने मालिक के घर के सामने यानी झूरी के द्वार के सामने चरनी के पास खड़े रहते हैं और लोग यह देखकर अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ, मतलब कि इसके विरुद्ध जाने का किसी के अंदर साहस नहीं था कि ये बैलों के विरुद्ध में बोल सके। ठीक है, इसके विरुद्ध जाने में किसी के अंदर यह साहस नहीं था। ठीक है, तो इस झूरी की जो स्त्री है उसने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। तो झूरी की जो पत्नी थी, क्योंकि उसे अपमानित ऐसा लगा कि वह अपमानित हो रही है, क्योंकि उस झूरी की जो पत्नी थी उसी का भाई कौन था, झूरी के पत्नी का ही भाई था, वो गया और उसी के घर से ये भागे गए। तो लोगों के मन में इस प्रकार की दृष्टि बन गई कि शायद गया ने अत्यंत काम करवाए या फिर उसने खाने के लिए ठीक कुछ अच्छी चीज़ें दी नहीं। तो इसके कारण झूरी की पत्नी अत्यंत ही नाराज़ हुई और कहती है कि ये बहुत नमक हराम है, कृतघ्न बैल हैं, एक दिन भी काम नहीं कर सके। झूरी अपने बैलों के यह आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों, 4 दाना दिया होगा तो क्या करते, 4 दाना ना दिया होगा तो क्या करते। तो उसने कहा, झूरी ने कहा कि खाने पीने के लिए कुछ दिया नहीं तो नमक हराम कहना सही नहीं है। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो। स्त्री कहती है कि तुम्ही को तो खिलाना आता है और सब तो खाली पानी पिला कर रखते हैं ना। तो वही कह रही थी कि तुम जिस प्रकार तुम खिलाते हो उस प्रकार सामने वाला व्यक्ति भी खिला सकता है। ऐसा तुम क्यों प्रतीत कर रहे हो कि केवल तुम ही बैलों को खिलाना चाहते हो। मतलब स्त्री अत्यंत ही क्रोधित हो गई कि जब झूरी ने कहा कि तुम्हारे भाई ने इन्हें खाने के लिए कुछ ढंग का दिया नहीं होगा, इस कारण तुम्हारे भाई के घर से ये भाग गए। तो स्त्री को बहुत ही अपमानित होता, मतलब ऐसा लगा कि उसका अत्यंत ही तिरस्कार किया जा रहा है। तो झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते ना। तो स्त्री को चिढ़ाने हेतु तो झूरी ने कहा कि तुमने चारा वाला दिया नहीं, और स्त्री गुस्सा के बोली कि नहीं, चारा दिया होगा, केवल तुम्हें थोड़ी ना खिलाना जानते हो। तो फिर झूरी ने चिढ़ाया कि अगर चारा मिलता तो वो क्या भागते। तो स्त्री अत्यंत ही क्रोधित हुई और बोली कि भागी इसलिए कि वे तुम जैसे बुद्धियों की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं। कहती है कि मेरे भाई जो हैं वो बैलों को सहलाते नहीं हो, पशुओं से उनमें किसी भी प्रकार की प्रेम की भावना नहीं है, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। मतलब कि वह एक तरीके से यदि आप पर उपकार करेंगे तो ठीक जितना आपको दिया है उतना आपसे लेने की भी अपेक्षा रखते हैं। ठीक है, ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। तो झूरी की पत्नी ने कहा कि ये तो कामचोर हैं, उसने खिलाया होगा परंतु ये कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए वहाँ से भाग गए। अब इन्हें घर में खाने के लिए खली चोकर नहीं मिलेगा, सूखा भूसा ही मिलेगा, चाहे खाएं या फिर मरे। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका लगा, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाए, आशा भरी नेत्रों से द्वार की ओर ताकने लगे। मतलब कि उनको जब नाद में डाला गया, उन्होंने अपने नाद में अपना मुंह डाला, खाने हेतु मुंह डाला, तो क्योंकि वह सूखा भूसा था, कोई भी खली भूसी नहीं थी, तो
चोकर नहीं था तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरा सूखा, इसमें कोई रस नहीं, चिकनाहट नहीं। तो वह बड़े ही आशा भरी आंखों से झूरी की ओर देखने लगे कि ऐसा लगता था मानो कि वो कह रहे हो कि झूरी से कि इसमें कुछ डाल दो। झूरी ने मजदूर से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। चुरा कर डाला ना दादा, पीछे से तुम ही उन्हीं की सील कहोगे। तो झूरी ने मजदूर से कहा कि हे मजदूर, कुछ डाल दो यार इसमें। तो मजदूर ने कहा कि नहीं डाल सकता क्योंकि मालकिन ने मना किया है। फिर कहता है झूरी कह रहे चुपके से डाल दो। तो फिर वो मजदूर कहता है कि अभी मैं चुपके से डालूंगा और मालकिन जब पूछेगी तो आप मेरे ऊपर सारा इल्ज़ाम थोप दोगे ना। तो इस कारण उसने नहीं डाला। हाँ, दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। मतलब कि दूसरे दिन भी क्या हुआ कि जो झूरी का साला था गया, वह फिर आया बैलों को लेने के लिए। अब की बार उसने दोनों को गाड़ी में जोता, मतलब कि उन पर ये लकड़ी के बनाए हुए इस आवरण को डाला। और 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। मतलब कि मोती बहुत ही गुस्से वाले स्वभाव का था, उसमें सहनशीलता की भावना नहीं थी जो कि हमें बैलों में देखने को मिलती है। तो क्या हुआ कि उसने कई बार गाड़ियों को गिराने का प्रयास किया, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था, ठीक है। मतलब नहीं, जो हीरा था वो नैतिक मूल्यों का पक्ष लेता था, नैतिक मूल्यों से युक्त था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। मतलब कि शाम के समय जब वो दोनों गया के घर पहुँचे तो कल की शरारत, जिस प्रकार वे कल वहाँ से भाग गए थे, उसके लिए गया ने उन्हें बहुत मारा। मतलब कि उसके लिए जो भी किया उसके लिए उन्हें दंडित किया, सज़ा दी। और फिर उन्हें अपमानित किया। बैलों को किस प्रकार अपमानित किया? क्योंकि दोनों बैलों को खली चूनी कुछ नहीं दी गई थी, सूखा भूसा दिया गया था। परंतु जो गया के बैल थे, गया ने अपने बैलों को सब कुछ दिया। क्यों? दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। मतलब कि अब दोनों बैलों को ऐसा लगा कि ये अपमान उनका कभी हुआ नहीं था। और गया ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वह दोनों बैलों के स्वभाव से अत्यंत ही नाराज़ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ते लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। मतलब कि दोनों बैल कहते हैं कि झूरी ने आज तक उन्हें अपशब्द का प्रयोग करके भी संबोधित नहीं किया, भद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। परंतु यहाँ गया के घर में उन्हें आहत सम्मान यानी चोटिल किया गया और साथ ही साथ खाने के लिए भी सूखा भूसा दिया गया। नाद की तरफ आंखें ना उठती, नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। मतलब कि क्योंकि उसमें सूखा भूसा था तो ऐसा नहीं मन करता था कि वह नाद की तरफ किसी प्रकार से देख लें। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। मतलब कि दूसरे दिन क्या हुआ कि जो बैल थे, बैलों को हल में जोता गया और उनसे काम करवाने के लिए गया क्या कहा कि उन लोग को काम करवाने के लिए कहा, परंतु दोनों बैल हो गए अड़ियल। वे कहे कि हम पैर नहीं उठाएंगे, और अपना पैर न उठाने की कसम खा ली थी, वो काम नहीं करना चाहते थे। तो क्या हुआ कि फिर गया को भी गुस्सा आया, वो मारते मारते थक गया और दोनों ने पैर नहीं उठाया। ठीक है, तो गया क्या करा कि वो हीरा के नाक पे मारने लगा। और यह देख जो मोती का गुस्सा था, क्योंकि वो अत्याचार को सहन नहीं करता था, तो मोती अत्यंत ही क्रोधित हुआ और वे हल लेकर के भागा। उसके गले में बड़ी रस्सी थी तो वो उस रस्सी के सहारे पूरे खेत में भागने लगा। जितनी भी हल, रस्सी, जुआ, जोत था सब तोड़ फोड़ कर एक किनारे कर दिया।
हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो उसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। अब देखो, प्रश्न बन सकता है कि हीरा पर अत्याचार किया गया, परंतु हीरा ने फिर भी क्यों कहा कि नहीं भाई खड़े हो जाओ, मारने के लिए क्यों मना किया? क्योंकि हीरा जो था वह नैतिक मूल्यों से युक्त था, वह नैतिकता का पक्ष लेता था और उसमें सहनशीलता की भावना, अगर बात करें मोती की तुलना में, तो वो अधिक थी। ठीक है, तो ये बात की गई है कि अब की बार मार पड़ेगी, लेकिन पढ़ने दो। ठीक है, ठीक है। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। तो मतलब मोती कहता है कि अगर मारेगा तो मैं भी उनको मारूंगा, परंतु हीरा क्या कहता है कि हमारी जाति का धर्म नहीं है। तो उनकी जाति का धर्म क्या है? जाति का धर्म है स्वामी भक्ति, मालिक के प्रति प्रेम। और यदि उस समय तो गया ही उनका मालिक था, अगर गया के प्रति हम किसी भी प्रकार की या अपने क्रोध को प्रकट करेंगे, उन्हें हानि पहुँचाएंगे, तो उनके धर्म के विपरीत जाने के समान हुआ। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। मोती जो था वो दिल में ऐंठ कर रह गया, अपने मन के भावों को, विद्रोह के भाव को दबाकर रख दिया। गया आग पहुंचा और दोनों को पकड़ ले चला। कुशल हुई कि उस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। तो यही बात अच्छी थी कि उस समय जब गया आया तो दोनों बैल को ले गया और मारा पीटा किसी को नहीं तो फिर मोती के क्रोध से गया को कोई ना बचा सकता था। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है, क्योंकि उसके मनोभावों से, उसके हाव भाव से पता चल रहा था, प्रतीत हो रहा था कि ये मोती बहुत क्रोधित है और ऐसी स्थिति में अगर उसे मार दिया गया तो फिर हमारी रक्षा कोई नहीं कर सकेगा। ऐसे में ना मारना ही मसलहत है या फिर भला है, यही करना ही सही है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस वक्त रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। मतलब कि क्या हुआ कि दोनों को सूखा भूसा अगले दिन भी दिया गया। वे दोनों चुपचाप खड़े रहे। वो सूखे भूसे को खाने के लिए तैयार नहीं थे और उस समय घर के लोग भोजन कर रहे थे, खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आई और दोनों के मुंह में 1-1 रोटियाँ डाल करके चली गई। अब इतने बड़े बैल के शरीर में 1 रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं होती थी, परंतु जो उस प्रेम रूपी प्रसाद को जो लड़की परोस कर जाती थी, उससे उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि वो पल भर के लिए पुनर्जीवित हो गए। उनको ऐसा लगता था कि उनके हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। ये प्रश्न बन सकता है और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पर भी किसी सज्जन पुरुष का या सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी। किसकी थी? भैरव की। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, इसलिए बैलों से उसके एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। जिस प्रकार बैलों की उस समय स्थिति थी, उन्हें मार पड़ती थी, उन्हें चोटिल किया जाता था, उनका सम्मान नहीं होता था, ठीक वही प्रकार की स्थिति वो भैरव की लड़की की भी थी, जो उन्हें रोटियां दे करके जाती थी। क्योंकि उसकी जो माँ थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उस पर अत्यंत ही अत्याचार करती थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें रोटियां खिला जाती। कि दोनों को से अत्यंत काम करवाया जाता, लड़ते झगड़ते, काम करने के लिए अड़ते, पर शाम को फिर बांध दिए जाते और रात को वो बालिका जो भैरव की लड़की थी उन्हें रोटियां दे करके चली जाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी ये दोनों
दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है, वह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो कहता है कि क्योंकि हीरा और मोती इतने दिन से बंधे हुए थे, सूखा भूसा खाने को मिलता था और उस एक रोटी से के माध्यम से वो अपना जीवन गुजार रहे थे, तो उनके मन में ये क्रोध की भावना बढ़ने लगी और जो हीरा था वो अपने विद्रोह को प्रदर्शित करना चाहता था, परंतु मोती था वो अपने विद्रोह की भावना को प्रदर्शित करना चाहता था, परंतु जो हीरा था उसने कहा कि देखो यहाँ पर किसी को मारना सही नहीं है और जो इस घर का मालिक भैरव है उसकी ही लड़की है जो हमें अत्यंत ही प्रेम करती है, उससे हमें आत्मीयता है। यदि उसकी माँ वैसे भी नहीं और उसके पिता को तुम चोटिल कर दोगे तो उसके सर पे किसी का भी हाथ नहीं रहेगा, वह अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूँ, वह तो उस लड़की को मारती है। तो मतलब कहते हैं कि जो उसकी सौतेली माँ है, मतलब जो उसकी घर की मालकिन है, उसी को मार देते हैं, वही तो उस लड़की को मारती है, वही तो उस लड़की की इस स्थिति का कारण है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। मतलब बात बात पर जो ये हीरा है वो मोती को याद दिलाता है उसके धर्म की। वो बताता है, जब हीरा कहता है कि उस औरत को जो सौतेली माँ थी उसी को मार देना चाहिए, लेकिन हीरा याद दिलाता है कि औरत जाति पर स्त्री पर किसी भी प्रकार की सींग चलाना मना है। यहाँ पर प्रेमचंद भी इस नारी के स्थान को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, कहाँ है, तो नारी के स्थान को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि नारी का स्थान समाज में सर्वोपरि है, और यदि पशु जगत के मन में यह नारी के प्रति सम्मान की भावना है तो यह हम मनुष्यों के अंदर क्यों नहीं हो सकती है ना। तो यही बात को प्रदर्शित किया है ये पंक्ति देकर के। प्रश्न बन सकता है, तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ, तुड़ाकर भाग चले। अब क्या हुआ कि मोती अत्याचार सहन नहीं कर पा रहा था। वह हीरा से बोला कि जब भी मैं कोई आइडिया देता हूँ तुम उसके प्रति अपने धर्म अधर्म को ला देते हो, किसी प्रकार से निकलने का तो उपाय सोचो। यहाँ से अब निकलने का एक ही उपाय है, एकमात्र उपाय, और वो है रस्सी तोड़कर भागना। इसका एक उपाय है। अब क्या कहा कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ। हीरा कहा ठीक है, इसमें किसी का भी किसी का तिरस्कार नहीं हो रहा है, किसी को चोट नहीं पहुँच रही, इसलिए मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे ना। हीरा ने प्रश्न किया तो मोती ने कहा कि इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। मतलब कि रस्सी को पहले हम थोड़ी देर चबाएंगे, चबाने के बाद उसमें थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी और उसके बाद हम झटके से जब उसको खींचेंगे तो वह टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती। मतलब बहुत ही मोटी रस्सी से बांधा गया और इतनी मोटी रस्सी थी कि वह मुंह के अंदर नहीं ला सकते थे उसको चबाने हेतु। ठीक है, तो जब रात में बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, वो चबा रहे थे, लेकिन वह रस्सी ना टूट रही थी ना गल रही थी और बार बार वह जोर लगाते पर किसी भी प्रकार की सहायता नहीं हो पा रही थी। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। सहसा अर्थात अचानक ही घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। अब लड़की निकली। लड़की को निकलते देख दोनों ने अपने भावों को प्रकट किया। वह पूंछ हिलाने लगे, पूंछ उनकी खड़ी हो गई, उसका हाथ चाटने लगे और अपने भावों को व्यक्त करने लगे कि किसी प्रकार से हमें यहाँ से निकाल दो। अब लड़की समझ गई कि इनके मन की क्या भावना थी, क्योंकि पहले भी उससे आत्मीयता थी। तो लड़की ने कहा कि ठीक है, मैं खोल दे रही हूँ, चुपचाप यहाँ से किसी भी हलचल किए यहाँ से भाग निकलो, क्योंकि घर में यह सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। मतलब नाक में जो एक तरीके से नथ की तरह होता है तो वो पहरा दिया जाए। उसने गराफ खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे।
मतलब कि दोनों के मन में ये डर था कि कहीं सारा इल्ज़ाम इस लड़की पर ना आ जाए कि इसी ने हमें खोला है। वैसे भी इसकी सौतेली माँ अत्यंत ही अत्याचारी थी, इस पर अत्याचार करती थी, और यदि ऐसी स्थिति में उसे यह पता चल गया कि इसने हम वो दोनों को खोला है तो उसको कोई बचा नहीं सकता। तो मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, इस सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा लड़की चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। मतलब लड़की को भी पता था कि किस भाव के कारण वे यहाँ से भाग नहीं रहे, तो उनकी सहायता हेतु लड़की स्वयं चिल्लाई और कही कि ये दोनों बैल भागे जा रहे हैं, इन्हें किसी प्रकार पकड़ लिया जाए, ताकि इसमें क्या होगा कि दोनों बैलों पर दबाव पड़ेगा और वो किसी न किसी कारणवश वहाँ से भाग खड़े होंगे। अब गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और दोनों बैलों को पकड़ने लगा। मतलब कि जब उसने आवाज़ लगाई तो किसी को संदेह नहीं होगा कि लड़की ने ये खोला है। अब जब ये आवाज़ सुनी फूफा वाले बैल, तो गया क्या था? गया उसका फूफा था ना। अब क्या हुआ कि जब लड़की ने आवाज़ लगाई, दोनों गया निकला, और गया जब निकला तो दोनों बैलों को वो पकड़ने लगे। ठीक है, पकड़ने का प्रयास करने लगे। अब वे दोनों बैल भी भागने लगे। गया ने उनका पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ लोग आदमियों के साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते हुए चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस अपरिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गाँव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। मतलब कि उन्होंने क्या किया कि जब गया को देखा कि गया उनका पीछा कर रहा है, और गया जब अपने गांव वालों को सहायता के लिए उन्हें बुलाने के लिए गया, तो वह उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए खूब दूर तक बिना सोचे समझे बेचारे भागते चले गए। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि वे अपरिचित मार्ग पर चल उठे। सब कुछ वहाँ नए नए मिलने लगा। अपरिचित मार्ग था, नए नए गाँव थे। तो दोनों एक खेत के किनारे सोचने लगे कि हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। ठीक है, तो हीरा ने कहा कि राह भूल गए हैं। तो मोती ने कहा कि तुम भी तो वहाँ मतलब बेतहाशा भागे, बिना सोचे समझे भागे, तो तुम्हें उसे वहाँ मार गिराना चाहिए था। पर उसने कहा कि क्योंकि हमारे धर्म में यह नहीं है, यह वर्जित है, तो हम नहीं मार सकते। भले हमारा मालिक अपना धर्म छोड़ दे, पर हमारा अपने धर्म को त्यागना सही नहीं होगा। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाई और एक दूसरे को ढेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिलने गया। तो मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है, तो किनारे हट गया। क्या कहा कि दोनों बैल भूख से व्याकुल हो रहे थे और खेत में मटर खड़ी थी। मतलब मटर का खेत था, और वहाँ पर जाकर भूख के कारण वो दोनों बैल वहाँ पर चरने लगे और रह रहकर देखते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है, ताकि वह बच सके। नहीं तो किसी के आने पर उन्हें पकड़ लिया जाता, तो अत्यंत ही मुश्किल स्थिति बन जाती। जब दोनों का पेट भर गया, भरपेट उन्होंने खाया, तो वहाँ से निकले और आज़ादी यानी स्वाधीनता का अनुभव किया उन्होंने, और एक दूसरे के साथ उछलते कूदते खेलने लगे। डकार ली, सींग मिलाई, धौल धप्पा किया, और खेलते खेलते क्या हुआ कि हीरा को मोती ने खाई में गिरा दिया। अब ऐसी स्थिति में हीरा को बहुत क्रोध आया। वह उठा और उसको मारने चला, पर जब मोती को समझ में आया कि यहाँ से विग्रह हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, क्रोध हो सकता है, तो झगड़ा हो सकता है, तो वह पीछे हट गया और वहीं से धौल धप्पा रोक दिया गया। अरे यह क्या, कोई सांड दौड़ता हुआ आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना न जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर आती है। इन्हीं की तरफ आ रहा है। कितना भयंकर सूरत है।
तो यह कहते हैं कि जब वह खेल रहे थे इसी बीच क्या हुआ कि एक भारी शरीर वाला पशु उछलता कूदता डौंकते हुए उनकी तरफ आ रहा था और वह सांड था। वह उनके सामने आ रहा था और वे मित्र एक दूसरे को देखने लगे, किसी न किसी उपाय के बारे में सोचने लगे और वह पूरे हाथी के समान था वह सांड। तो वह सोचने लगे कि किस प्रकार से इससे बचा जाए, क्योंकि भिड़ना जान से हाथ धोने के समान है। मतलब कि अगर हम उससे भिड़ेंगे तो अपने जान से खेलेंगे, और अगर वहाँ से भागेंगे भी तो किसी प्रकार की आशा नहीं दिखाई दे रही है कि हमारी जान बच सकती है। तो मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बची की कोई उपाय सोचो। हिरण ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। तो भागना कायरता है, तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 दो 11 होता है, और जो तो दौड़ाए